किसी राजनीतिक पार्टी का घोषणा पत्र कैसा हो और भारत जैसे विविधता से भरा हुआ देश जहां 1652 भाषा बोली जाती है, जहां 28 से ज़्यादा स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, दुनिया के हर धर्म यहां बसे हुए हैं, जहां केवल भाषाई और प्रांतों की विविधता नहीं है तो धर्मों की भी विविधता है, परंपराओं की विविधता है। एक ही धर्म के लोग अलग अलग परंपराएं जतन करते हैं। उस देश में कैसा घोषणा पत्र होना चाहिए, इसका अगर कोई आदर्श उदाहरण है तो वो कांग्रेस का घोषणा पत्र है। और ये घोषणा पत्र अस्तित्व में आया कैसे? एक नेता 4200 किलोमीटर दक्षिण से शुरू होकर उत्तर तक, कश्मीर तक पैदल चलता है, लोगों को सीने से लगाता है, महिलाओं की समस्या समझता है, श्रमिकों की समस्या समझता है, युवाओं की समस्या समझता है, और इस देश में किस तरह से लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, चाहे वो फिर आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, वो प्रोग्राम बनता है। जब महिलाओं को विवस्त्र बनाकर वैश्यों, दरिंदों के हाथ पुलिस खुद सौंप देती है तो वो मणिपुर में आखिरी किनारे पर पहुंच जाता है, वहाँ से चल पड़ता है तो मुंबई आता है। तो दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम शायद ही कोई घूमने वाला नेता हो, और यही वजह है, यही कारण है कि वो सुनता है, लोगों के मन की बात सुनता है, और इसी का हमें प्रतिरूप जो है वो घोषणा पत्र में दिखाई देता है। जब वे कहते हैं कि महालक्ष्मी योजना मैं दूंगा, महिलाओं के हाथ में एक साल में सीधा 1 लाख रुपया दूंगा, तो उसके पीछे की वजह ये होती है कि काम से आने के बाद भी काम कर लगने वाली महिलाएं होती है, और महिला के हाथ में अगर आर्थिक शक्ति है तो पूरा परिवार सुरक्षित है। ये खुद महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने कहा है। तो वो सोचता है कि मेरी आंगनवाड़ी और आशा ताई, इनके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, तो उनका भी उत्पन्न, उनकी आय दोगुनी कर दूंगा, ये बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब आधी आबादी है तो हक भी आधा होना चाहिए। 30 लाख की नौकरियां जो सारे युवाओं का सपना है देश में इस कोने से उस कोने तक, तो उसमें 50% आधी आबादी का भी हक रखने की वो बात करता है, क्योंकि वो न्याय की बात करता है। वो किसानों से मिलता है, किसान उसके गले में पड़कर रोते हैं, तो उसे समझ में आता है कि व्यापारियों के लिए तो हमने कई नीति धोरण बनाए, लेकिन किसान के लिए भी उसके एमएसपी की, उसके फसल का दाम कानूनी तौर पर मिलना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं एमएसपी कानूनी तौर पर दूंगा। वो कहता है कि धन्ना सेठों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ होता है, तो किसानों का क्यों नहीं? तो इंडिया गठबंधन की सरकार आते बराबर किसानों का कर्जा माफ करने की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, खर्चा दोगुना हो गया, तो फिर श्रमिक जिएगा कैसे? केवल 2 वक्त का खाने से, 5 किलो अनाज से तो होगा नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य के भी प्रश्न है। तो वो कहते हैं कि 400 रुपया मिनिमम वेज, प्रतिदिन रोजगार 400 रुपये दूंगा, और 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा दूंगा, ताकि 25 लाख में किसी की जान बच तो जाए, लेकिन उसके साथ किसी का घर न बिके, कोई कर्ज में न डूब जाए, किसी माता बहने के गहने बिक न जाए। ये उसकी सोच होती है। वो कहता है ये कितने दिन तक चलेगा ऐसा? कोई व्यक्ति गरीब कैसे रह सकता है? उसे ऊपर उठाने के लिए उसकी हिस्सेदारी तय करनी होगी, और वो हिस्सेदारी तय कैसे होगी? तो हिस्सेदारी मैं जब जानूंगा, जैसे एक महिला अपने घर का बजट करती है, तनख्वाह घर में आती है तो इलेक्ट्रिक बिल का कितना होगा, बच्चों के ट्यूशन का कितना होगा, स्वास्थ्य के लिए कितना खर्चा होगा, पेट्रोल के लिए कितना लगेगा, ये जब उसे मालूम होता है तब वो अपनी आय जो है उसको समान इसमें बांट सकती है, ज़रूरत के अनुसार बांट सकती है। तो वे कहते हैं कि मैं 50% की मियाद हटा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पाटीदारों का आंदोलन हो, मराठों का आंदोलन हो, ओबीसी के खिलाफ मराठा हो जाए, पाटीदार के खिलाफ इतर लोग, बाकी लोग हो जाए। अलग अलग लोग एक दूसरे से जूझते हुए
किसी की राजनीतिक रोटी तो सेकी जा सकती है, लेकिन देश को अशांत रखना किसी भी राजनीतिक पार्टी का किरदार नहीं होना चाहिए। तो ऐसा किरदार निभाता है कि मैं देश में सबके साथ न्याय करूँगा। अगर आप गारंटी कार्ड देखोगे तो गारंटी कार्ड देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो ये भी सोचता है कि लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीयों की तो आजकल बच्चों को पढ़ाई कराने में, अच्छी ऊंची शिक्षा दिलाने में भी कमर टूट जाती है, कर्जे के नीचे दब जाते हैं। तो वो कहता है कि मैं शिक्षा का ऋण, एजुकेशन लोन जो है वो मार्च 2024 तक सबका माफ़ कर दूंगा। अब ये माफ़ कर देने के पीछे जो है ना, किसी को लगती है रेवड़ी, लेकिन ज़रूरतमंदों के पीछे सरकार अगर खड़ी नहीं रहेगी तो कौन खड़ा रहेगा? 16 लाख की रेवड़ी नहीं लगती है, लेकिन गरीब, मध्यम वर्ग, मजूर, महिला, इनके पीछे खड़ा रहना अगर रेवड़ी है तो हर्ज नहीं, हमें तो वो हक लगता है। किसी को रेवड़ी लगने से वो उनकी सोच है। जब किसी युवा को सुबह 4 बजे दौड़ लगाते हुए पूरी ताकत से अपनी देश की सेवा करने के लिए, अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने की जो उसका जज्बा होता है, वो जज्बा जब अग्निवीर जैसी योजना आती है और वो भी इस देश की मिलिट्री को दरकिनार कर इस देश के प्रधानमंत्री और उसके कार्यालय ऐसी योजना देते हैं, तो वो जज्बा मिलिट्री को भी बाढ़ देता है। एक शहीद का दर्जा पाने वाला सैनिक और दूसरा सिपाही शहीद का दर्जा न मिलने वाला। तो इस तरह का 70 साल में किसी ने कभी बांटा नहीं होगा। और जो 1.5 लाख लोगों ने परीक्षा पास कर ली है, उन्हें भी दरकिनार किया गया है, उसे भी वो हक दिलाने की बात करता है। वो कहता है कि हम तो अग्निवीर ख़त्म कर देंगे। तो सारा युवा, सारे लोग उसके पीछे खड़े हैं, इसीलिए क्योंकि जब वो स्टार्टअप की बात करते हैं, युवा रोशनी की बात करते हैं, तो कहते हैं कि ये 5,000 करोड़ का फंड जो है ना, वो जिला स्तर तक जाएगा और जो सही मायने में कुछ दे सकता है देश के लिए और देश का नाम रोशन कर सकता है, वो एक्सपोर्ट कर सकता है, तो वो फंड जो है वो जिले तक ले जाने की बात करता है, वो स्टार्टअप फंड की बात करता है। वो कहता है कि कोई ग्रेजुएट हो जाए और उसे अगर ट्रेनिंग न मिले तो मतलब क्या है? पहली नौकरी पक्की की बात होती है। पहली नौकरी पक्की तो क्या, आप ग्रेजुएट हो गए, इंजीनियर हो गए, डिप्लोमा कर लिया, तो पहली नौकरी पक्की कोई भी निजी संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो, फैक्ट्रियाँ हो, कंपनी हो, वहाँ आपको जॉब मिलेगी जिसमें आपकी कुशलता तो बढ़ेगी ही, लेकिन 1 साल में आपको 1 लाख रुपया भी मिलेगा, ताकि इस देश की कॉरपोरेट सेक्टर को, इस देश के सरकार को, सबको एक कुशल और एक तैयार ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उपलब्ध होगा। तो ये सोच जो आती है ना, ये मेहनत से और अपने लोगों से जो लगाव है उससे आता है, और इसी से कांग्रेस का घोषणा पत्र बना है। सारे लोगों का कहना है कि राहुल जी जो दे सकते हैं उसकी बात करते हैं, वो जुमले देना, लोगों से झूठ बोलना, इसमें उनका विश्वास नहीं है। और वो ये कहते हैं कि अगर मुझे जांचना हो तो मेरी करतूत से मुझे जांचो, मेरी करनी से मुझे जांचो। तो कहते हैं कि एक बार तेलंगाना जाकर देख लो, एक बार कर्नाटक जाकर देख लो, एक बार राजस्थान में जाकर देख लो, मैंने जो कहा है वो मैंने किया है। इसीलिए हाथ बदलेगा हालात।